नैनी, ऐसे क्या देख रही हो? मैं अपना फोन मांग रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दो नैनी। आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो चार्जिंग में लगाया है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। थैंक यू नैनी। मुझे मेरा फोन जरूरी नहीं है, मेरी बीबी को फोन करना ज्यादा जरूरी है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें फोन लाने के लिए कहा था। मेरा फ़ोन तो उस कमरे में है। साहब जी, अगर फ़ोन करेंगे तो वो वहीं पर बजेगा। अरे भगवान, मैं क्या करूं? क्या करूं अब मैं? किस नाम से सेव किया था मैंने? हाँ, याद ही नहीं आ रहा है। नैनी। क्या हुआ साहब जी? नैनी, इस फोन में मेरी पत्नी का नंबर ही नहीं है, इसमें उसका नाम नहीं है। शायद आपको कोई नाम याद आया हो। अच्छा, देखता हूँ। नैनी, मिल गया। हाँ, माय लवली वाइफ सेट किया है। हाँ, थैंक यू नैनी, यू आर रियली अमेजिंग। वो फोन किसका है? मेरा है साहब जी। मैं अपनी पत्नी को फोन कर रहा हूँ तो तुम्हारा फोन रिंग क्यों हो रहा है? शायद कोई और फोन कर रहा होगा मुझे। ये तो कंपनी का नंबर है साहब जी। आई सी। मेरी पत्नी मेरा फोन नहीं उठा रही है, क्या हुआ उसे? मैंने उसे इतनी बार कॉल किया, फिर भी वो मुझे आंसर क्यों नहीं दे रही है? वो शायद मंदिर में होंगी ना साहब जी, इसलिए फोन देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा होगा। 1 मिनट बात करने के लिए उसे टाइम क्यों नहीं मिलेगा नैनी? मैं अपनी पत्नी को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए कितना ज्यादा उतावला हो रहा हूं, पता है तुम्हें? तो मुझे देखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए उसे भी तो उतावली होना चाहिए, लेकिन वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मैं कितना दुखी हो रहा हूं, मेरी पत्नी को समझना चाहिए ना। जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा वो आपको फोन करेंगी। आप दुखी मत होइए साहब जी। हाँ नैनी, तुम नहीं जानती,
मेरी बीवी के प्यार ने ही मुझे बचाया है। अगर उसका प्यार नहीं होता तो आज मेरी सांस नहीं चल रही होती। मेरी पत्नी की वजह से ही मुझे दूसरा जन्म मिला है। हाँ, लेकिन मेरी पत्नी मुझे आंसर ही नहीं कर रही है। तुम ही सोच कर देखो नैनी कि मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहा हूं। साहब जी, हाँ, धरणी। नैनी, तुम हो क्या? हाँ, तुमने मुझे साहब जी कहकर बुलाया ना। मुझे लगा कि मेरी पत्नी आ गई। ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई। साहब जी, खाना खा के दवाइयाँ लेनी है आपको। चलिए। हाँ, मुझे खाना वाना कुछ नहीं चाहिए। मैं सुबह से सिर्फ अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा हूँ कि वो मुझसे मिलने के लिए कब आएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। हाँ, उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा। वो आ जाएगी साहब जी। पहले आप जाके खाना खा लीजिए। क्या आएगी? कब आएगी? हाँ, सुबह से तुम यही बोल रही हो बस कि अभी आएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम्हारी बात पर यकीन करके मैं पागलों की तरह उसका इंतजार कर रहा हूं। और मंदिर से वापस आने में कितना टाइम लगता है? एक तो फोन भी नहीं उठा रही है और ना ही कॉल बैक कर रही है। तुम मेरे परिस्थिति को नहीं समझ पा रही हो नैनी। हाँ, यहाँ मेरी जान जा रही है। मैं जानती हूँ साहब जी, अपनी पत्नी से आप कितना प्यार करते हैं। मेरे अलावा कौन समझेगा? आपके इस दुख को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ साहब जी। अगर तुम मेरे दुख को समझती हो तो ये बताओ कि मेरी बीवी आखिर है कहां पर? एक तो मेरी बीवी मेरे सामने नहीं है, ये सोचकर थोड़ा गुस्सा आ रहा है। लेकिन मेरी बीवी मुझे अवॉइड कर रही है, ये सोचकर मुझे प्यार के साथ साथ दुख भी हो रहा है नैनी। हाँ, अब और इंतजार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुम ही बताओ कि मेरी पत्नी कौन से मंदिर गई है? मैं उससे मिलने के लिए वहीं चला जाता हूँ। बताओ नैनी, वो कौन से मंदिर गई है? साहब जी, मेरी बात सुनिए। वो आ जाएंगी। पहले आप खाना खा लीजिए, दवाइयाँ लेनी है, और उसके बाद आराम कर लीजिए। हाँ नैनी, ये बात मत बोलो कि वो आ जाएगी। तुम ये बताओ कि वो कौन से मंदिर में गई है। बताओ नैनी, वो कौन से मंदिर गई है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। बताओ नैनी, बताओ प्लीज। आप जाकर उन्हें दुख तो नहीं पहुंचाएंगे? ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं ढूंढते हुए उसके पास जाऊंगा तो उसे खुशी होनी चाहिए ना। वो भला दुखी क्यों होगी? हाँ, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, तो अब मन्नत पूरी हो गई है। और अभी आप ठीक होकर वापस भी आ गए हैं साहब जी। तो फिर ऐसी हालत में आप इधर उधर मत जाइए। घर पर रहकर आप आराम करिए साहब जी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सेहत और ज्यादा खराब हो जाएगी साहब जी। आप कब ठीक होंगे इस बात से? जान निकालने वाले दर्द से गुजर रही आपकी पत्नी मंदिर में सारा दिन बैठकर बस प्रार्थना ही करती रहती है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी पत्नी सहन नहीं कर पाएगी। तो मैं भी तो अपनी पत्नी को देखे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। साहब जी, बस थोड़ा सा सब्र रखिए।
वो जरूर जल्दी आ जाएंगी। पहले आप खाना खा लीजिए। नहीं नैनी, मैं उसे देखे बिना कुछ नहीं खाऊंगा। साहब जी, एक बार मेरी बात सुनिए। वो जल्दी नैनी प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसके बिना मेरा खाना गले से नहीं उतरेगा, इसलिए प्लीज मेरी बात को समझो नैनी, प्लीज। बात वो नहीं है साहब जी। एक तो आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर कुछ खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा बताइए? मैं मर जाऊंगा नैनी। साहब जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो और क्या बोलूं मैं? मेरी पत्नी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। खाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, प्लीज नैनी। नैनी प्लीज, तुम जाओ प्लीज नैनी। छे, बहन, विशाल ने खाना खाया क्या? मना कर रहे हैं वो, कह रहे हैं नहीं खाएंगे। क्यों बहन, क्यों नहीं खाना चाहता? कह रहे मेम साहब जी कि जब तक वो अपनी पत्नी को नहीं देखेंगे तब तक नहीं खाएंगे। समझ नहीं आ रहा है भगवान, क्यों ऐसे खेल क्यों खेल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बहन। अपनी पत्नी को देखना है, पत्नी को देखना है कहकर विशाल इतना ज्यादा वो बेचैन होने लगा है। तुम दुखी होने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकती। तुम बता भी नहीं सकती कि तुम विशाल की पत्नी हो। ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है बहन। मेरा दिल तो सह ही नहीं पा रहा है बहन। साहब जी को ऐसे देख करके मेरी तो जान ही निकल रही है। उस औरत के बारे में मैं उनको कैसे समझाऊं, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। और अगर उन्हें ये पता चला कि मैं हूँ उनकी पत्नी तो साहब जी के दिमाग पर पता नहीं कैसा असर पड़ेगा। इसलिए मैंने फोन से सारी तस्वीरें हटा दी है ताकि वो कहीं कुछ देख ना ले। बहन, फोटो से याद आया, दीवारों पर जितनी फोटोज थी वो सब तुमने हटा दी है ना? उनके साथ साथ मैंने जो फ्रेम तुम्हें बनवा कर दी थी उसकी फोटोज तुमने निकाल दी थी ना? आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी पत्नी के साथ जो भी फोटो है वो वहां होना चाहिए, मैंने ऐसा क्यों बोला? ये सब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भले ही हमारे साथ एक भी फोटो नहीं हो, लेकिन हमारी शादी वाली फोटो तो यहाँ पर होनी ही चाहिए ना, पर वो भी यहाँ पर नहीं है। आपने फ्रेम वाला फोटो वहाँ रख दिया है? मतलब मैंने तुम्हें और विशाल को गिफ्ट देने के लिए एक फोटो फ्रेम बनवाई थी ना बहन। इस बीच जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उस फोटो को मैंने ले जाकर तुम्हारे रूम में रख दिया था बहन। अच्छा, हे भगवान। जटानवीकरज्जला प्रवाहपावितस्थले गले बलं व्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमादमादमादमानिनादवादमर्वयम्
चकार चण्डतन्दवं तनोतु ना शिवा शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रमा भ्रमानिलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवालरै विराजमानमूर्धनि दगादगादगज्जवाललालटापटपके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम शिवं शिवं शिवम् गदाधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर पुरादिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटक्षदोरणी निरोधदुर्धरापदि कवाचिदादिकम्परे मनो विनोद मे तु वा शिवं शिवं शिवम् साहब जी। ये मेरा है साहब जी। इस बात को तुम ऐसे भी तो बता सकती थी। तुमने इसे जबरदस्ती क्यों पकड़ा? देखो कितनी चोट लगी है। चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे कोई बात नहीं साहब जी, हल्दी लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। अरे देखो कितना खून आ रहा है। चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ठीक हो जाएगा साहब जी, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। भले ही आपके दिमाग से मेरी यादें मिट गई हो, लेकिन आपके दिल में अभी भी चिंता है मेरे लिए। ये तो मैं समझ गई हूँ साहब जी। सिर्फ हासिनी नहीं आई, तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो रही है। बेचारी अपने पति के दिमाग में फिर से अतीत की यादें ताज़ा करने के लिए कितनी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा तो इस जन्म में कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हारी सारी कोशिशें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आंसू ही देने वाली हैं। साहब जी की आंखें भले ही मुझे पत्नी के तौर पर ना देख रही हैं, लेकिन उनका दिल मुझे एक पत्नी के तौर पर याद करता है। इसलिए साहब जी नाम सुनते ही उनके मन में हलचल शुरू हो जाती है और इस शब्द से वो समझ जाते हैं कि इससे कुछ तो जुड़ाव है। ये इस बात का संकेत दे रही है कि हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए अटूट रहेगा। और इस बात को उन्होंने अपने मुंह से कहा है और मुझे लगता है कि इतना संकेत काफी है कि मैं उनके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हूँ। पागल नैनी, कितने बड़े भ्रम में जी रही हो तुम। तुम्हें देखकर तो तरस आता है मुझे। तुम्हारे पति के सामने तुम्हारा पहला परिचय सिर्फ एक रिश्तेदार की बेटी के तौर पर हुआ है। उसे लगता है कुछ दिनों में चली जाओगी तुम। इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें इस घर से भगाने वाली हूँ। मैं नहीं, आप भ्रम में जी रही हैं मेम साहब जी।
आप जो सोच रही हैं उसके लिए कितना भी ठान ले, उससे कुछ नहीं होगा। अगर मैं एक शब्द में समझाऊं तो मुझे ही नहीं बल्कि मेरे एक पैर को भी आप हिला नहीं सकती हैं। तुम ऐसा ही सोचती रहो। ठीक 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारी जिंदगी आंसुओं से भर दूंगी। बोल रही हूँ ना कि मेरा पैर भी नहीं हिला सकती। उसे अतीत याद आएगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, और इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो तुम्हें अपनी पत्नी के तौर पर पहचान पाए। तो इतना विश्वास कहाँ से आया तुम्हें? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम। अग्नि को साक्षी मानकर हमने हमारा रिश्ता बनाया है। ये रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि आप जैसे लोग इस रिश्ते को आसानी से तोड़ सकें। उन्हें अपना अतीत याद आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने कर्मों से, अपनी मानसिकता से हम दोनों पति पत्नी ही रहेंगे। इसलिए ये मंगलसूत्र हमारे रिश्ते की निशानी है। अग्नि को साक्षी मानकर उनकी पत्नी बनी हूँ। जब तक ये शरीर आग में जल नहीं जाता तब तक मैं साहब जी की पत्नी बनकर ही रहूंगी। उन्हें ठीक करने के लिए मैं रात दिन कोशिश करूंगी। हर पल अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, उनकी खुशियाँ। अगर उस बीच आप जैसे कोई कीड़े मकोड़े आए तो उन्हें मसल कर फेंक दूंगी। अब से हैसियत में ही रहिएगा, वरना अभी जो भी है आपके पास वो भी नहीं बचेगा। आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप यहाँ से आसानी से बच के निकल जाएंगे। आपकी हरकतों को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, याद रखिएगा। जिस दिन साहब जी की याददाश्त लौट कर आ जाएगी, उस दिन आपको ये घर त्यागना ही पड़ेगा। ये बात तो आप अच्छे से निश्चित कर लीजिए। इसलिए हर चीज में घुसना बंद करिए, वरना मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ आपको अंदाजा भी नहीं है। बाहर जाना तो पक्का है। इस घर से नहीं भगाया तो, और इस जायदाद से भी नहीं भगाया तो मेरा नाम नैनी नहीं है। व्हाट आंटी, नैनी ने आपको चैलेंज किया और वो भी इस हालत में? व्हाट अ फन। मेरी हंसी नहीं रुक रही। अरे यार जैस्मिन, एकदम रियलिस्टिक सिनेमा की तरह मेरी दीदी यहाँ पर कुछ सीरियसली सोचने की कोशिश कर रही है और तुम ऊपर से कॉमेडी क्या कर रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं बताइए आप। वो नैनी बिना जहर वाले सांप की तरह है, पंख टूटे पंछी की तरह है। अपने खुद के पति के सामने ही एक काम वाली की तरह रह रही है। और इन सबसे बड़ी बात, विशाल उसको कब अपनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो उस नैनी को ये भी नहीं पता कि वो जीतेगी या नहीं। जनरली ऐसे हालात में कोई भी हो, हाथ जोड़कर विनती करेगी, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगी, लेकिन वो नैनी उंगली दिखाकर वार्निंग क्यों दे रही है? कुछ लोग कहते हैं ना कि बकरी के बच्चे की तरह उछलना। नहीं, विश्वास कहते हैं उसे। अपनी किस्मत पर विश्वास है उसे। व्हाट? किस्मत पर विश्वास? हाँ बिल्कुल, विश्वास। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी मरने के बजाय वो दोनों हमारे सामने जिंदा वापस आ गए। दीदी की ये बात सिर्फ 100% नहीं तो 200% सच है। जब उनकी कार को ठोका था तो ट्रक की स्पीड 120 प्रति घंटा से भी ज्यादा थी, और उतने स्पीड से तो किसी की भी जान जा सकती थी ना।
उनकी कार हवा में 4 से 5 बार पलटी हुई थी, तो उस हिसाब से उनकी जान तो हवा में ही जानी चाहिए थी। लेकिन वो इतने बड़े किस्मत वाले हैं कि उनकी जान उस सिचुएशन में भी बच गई। वैसे भी शुरू से मेरा एक शक तो है ही, उनके पीछे कोई ना कोई शक्ति जरूर है, और वही शक्ति उन्हें बार बार बचा रही है। उनके पीछे जो भी शक्ति हो, लेकिन हमारे दुष्ट शक्ति से बच पाना असंभव है, समझे? आंटी, नैनी और विशाल भले ही जिंदा बच गए हो, लेकिन अभी भी उनका भविष्य हमारे ही हाथों में है। क्या मतलब? अगर विशाल ने कोई शॉकिंग बात सुन ली तो उसके दिमाग की नस फट सकती है। उसकी वजह से हमेशा के लिए वो अपनी दृष्टि खो सकता है। अगर हमने विशाल को ये बात बताई कि तुम्हारी पत्नी धरणी नहीं बल्कि नैनी है, तो इससे विशाल को शॉक लगेगा, वो दृष्टि खो देगा और इसे देखकर नैनी पागल हो जाएगी। हाँ दीदी, ये तो कोई सुपर डुपर प्लान लग रहा है। पैसा खर्चा करके एक्सीडेंट करवाया लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन ये वाला प्लान जरूर वर्कआउट हो सकता है। इसलिए दीदी, तुम इसी प्लान पर आगे बढ़ो। क्या आगे निकल जाऊं परशु? डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा कि ऐसा होने की संभावना है, लेकिन ये नहीं कहा कि ऐसा हो सकता है। अगर नैनी विशाल को उसकी याददाश्त वापस लौटाने में किसी तरह कामयाब हो भी जाती है, तो विशाल और नैनी फिर से एक साथ हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, वो नैनी मेरी असलियत सबके सामने रखने और मेरा नामो निशान मिटाने में लग जाएगी। हाँ दीदी, ये बात भी तो सही है। अब हम क्या करेंगे ये भी बता दो। विशाल की याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। वो विशाल धरणी को अपनी पत्नी समझ रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर नैनी के साथ हमको एक खेल खेलना है। मान लो उसकी मानसिकता को बर्बाद करके उसकी जिंदगी तहस नहस कर देनी है। उसकी जिंदगी ऐसी करनी है कि वो मौत की भीख मांगे। ये असंभव है। ऐसा मौका मैं उन्हें कभी नहीं दूंगी। माँ जी, वो लोग कैसे जाल बिछाएंगे, वो सब कैसे कोशिश करेंगे, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। अब से हर बार मुझे सावधानी रखनी है और उन पर नजर रखनी है। उनकी हर बातचीत पर नजर रखूंगी। अब उनकी कोशिशें ही उन पर भारी होंगी। उनका सामना करने से पहले तुम्हारे सामने एक और बड़ा सवाल है बेटी। कैसे सवाल माँ जी? विशाल की याददाश्त कैसे वापस आएगी? अब तुम्हें विशाल को याद दिलाना होगा कि उसने तुम्हारे साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। बेटी, अपने ही पति के सामने तुम्हें एक पराई स्त्री बनकर जीना पड़ रहा है। तुम अंदर से कितनी टूट गई हो, कितनी दुखी हो, इस बात को मैं समझ सकती हूँ। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा बेटी, तो तुम्हारे लिए जीना मुश्किल होगा। ये सब बर्दाश्त करके तुम्हारे लिए जीना मुश्किल होगा बेटी। माँ जी, उनकी याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। मैं ही उनकी पत्नी हूँ और ये बात उनको जरूर याद आ जाएगी। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है माँ जी। जैसे ही मैं उनको साहब जी कहकर बुलाती हूँ, उनके मन में हलचल सी शुरू होने लगती है। साहब जी, साहब जी, साहब जी। साहब जी शब्द बुलाते ही उनके मन में एक अजीब सी हलचल शुरू होने लगती है। ऐसा उन्होंने खुद कहा है मुझे। ये साहब जी वाला शब्द ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल के किसी कोने में बैठा हुआ है।
इसीलिए जब तुमने मुझे साहब जी कहा तो मेरे दिल में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसे में मेरा हाथ छूते हुए उनकी याददाश्त वापस आने के लिए दस्तक दे रही है। और ये सारी घटनाएं मेरे विश्वास को, मेरे हिम्मत को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। इसलिए कल से हमारी यादों को उन्हें याद दिलाना शुरू कर दूंगी और कोशिश करूंगी कि वापस आ जाए याददाश्त। जल्द ही उनकी याददाश्त वापस लौट आएगी। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। विशालाक्षी माँ की कृपा तुम पे बनी रहे। हाँ बेटी, तुम अपने पति से जितना प्यार करती हो वही प्यार तुम्हें जीत दिलाएगा। मुझे तुम पे विश्वास है बेटी। जो तुम ठान लेती हो वो उससे करके ही रहती हो। विशाल की याददाश्त वापस आने में तुम मदद करोगी और मैं भी पूरे मन से यही चाहती हूँ बेटी। साहब जी अभी तक आए नहीं। मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन ये नैनी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप साहब जी? हाँ, नैनी, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। ये रंगोली तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। तुम्हारी मुस्कुराहट में जितना सुकून है, इस रंगोली में भी उतना ही सुकून है, पता है तुम्हें? इसीलिए मैं जिस तरह तुम्हें देखकर तुम्हें खो जाता हूं, वैसे ही इस रंगोली को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ नैनी, रोज ऐसे ही रंगोली बनाना, ठीक है? अरे रोज एक ही तरह की रंगोली क्यों साहब जी? मुझे दूसरी भी रंगोलियां आती हैं। इस धरती पर बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ कुछ को ही पसंद करते हैं। और वही कुछ चीजें हमारे इस दिल में
यादों की तरह बस जाते हैं, बिल्कुल इस रंगोली की तरह। यस, ये मेरी पसंदीदा रंगोली है। मैं जानता हूं इस रंगोली को मेरी पत्नी ने बनाया होगा। हाँ। नैनी, नैनी, 1 मिनट के लिए यहां आओगी? हाँ। क्या हुआ साहब जी? नैनी, इस रंगोली को देखकर मुझे एक बात याद आ गई है। कि कैसी बात साहब जी? ये रंगोली मेरी सबसे पसंदीदा रंगोली है। मेरी पत्नी मुझसे खेलने के लिए इस रंगोली को इस तरफ अधूरा छोड़ देती थी। तुम मेरी हेल्प करोगी नैनी? बोलिए साहब जी। तुम रंगोली बनाना जानती हो? लड़कियां रंगोली बनाना बचपन से ही जानती हैं, तो मुझे भी आता है। वाह, वेरी गुड। अब ये बाकी की रंगोली किस तरह कंप्लीट करनी है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम बस बनाती रहना। उसके बाद मेरी पत्नी को लाकर उसे रंगोली दिखाऊंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है साहब जी। चलो। कोने में दिल के प्यार पड़ा तन्हा तन्हा दिलों की दिल से होने दो बत्तियां, होने दो बातें, होने दो बत्तियां, होने दो बातें, होने दो बत्तियां, होने दो बत्तियां, सीने में छुप के धड़के दिल तन्हा तन्हा सुपर्ब नैनी। बनती है बातें, बोलो होने दो बत्तियां, होने दो बत्तियां, कोने में दिल के प्यार पड़ा है तन्हा तन्हा दिलों की दिल से होने दो बत्तियां, होने दो बातें। नैनी, तुम एक बात जानती हो? कौन सी बात साहब जी? तुमने रंगोली ठीक मेरी पत्नी की तरह ही बनाई है। तुम्हारी रंगोली देखकर लग रहा है कि साक्षात इसे मेरी पत्नी ने ही बनाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के हाथ अलग अलग नहीं हैं। You're really superb नैनी। अपने बारे में अपने पति को याद दिलाया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मर जाएंगे हम ना हो छोड़ो। हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं फोन कर रही हूँ, विशाल बाबू की पत्नी नैनी। हाँ बोलिए मैडम।
क्या विशाल जी को कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अब बहुत ठीक लग रहे हैं। उन्हें तो धीरे धीरे चीजें याद आने लगी हैं। मेरा मतलब पुरानी बातें याद आ रही हैं। ओह, सच में? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने जो रंगोली बनाई थी उसे देखकर उन्हें मेरी याद आई। उन्होंने कहा कि ये रंगोली मेरी पत्नी ने बनाई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पत्नी कैसी रंगोली बनाती है। उनके दिमाग से भले ही मेरी यादें हट चुकी हो, पर कहीं न कहीं उनके दिमाग में मेरी चीजें जिंदा बची हुई हैं। ये मुझे यकीन हो गया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? देखिए बहन, दिल की बात करें तो आप ही उनकी पत्नी हैं, लेकिन सिर्फ उनकी आंखें कह रही कि पत्नी कोई और है। इसलिए अब आपको ऐसे छोटे छोटे प्रयत्न करने चाहिए। तुम्हारे पति की बहुत जल्द ही याददाश्त लौट आएगी। जी डॉक्टर साहब। लेकिन एक बात आपको याद है ना, उन्हें किसी भी हाल में टेंशन नहीं लेने देना है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं उन्हें ऐसी परिस्थिति में नहीं डालूंगी। मैं हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। वेरी गुड, अब मैं रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।